Hello and welcome, ladies and gentlemen. You're listening and watching Bol Ke Lab Azad and Tere Main Hu Azad, and today we have a special guest, and it's a pleasure and an honor to introduce Radio Azad ki taraf se the much talked about film all over the world, Joyland ke director Saim Sadiq. Brother, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक. सॉरी, थोड़ी सी जरा पेन्स टेकिंग प्रोसेस होता है जूम का कोई मसला नहीं, एडजस्ट करने में. आदत होगी सबको अब तो। हाँ, आजकल तो आप हर तरफ से इंटरव्यूज चल रहे हैं, आपकी आदत हो जानी चाहिए. हो गई है सर, हो गई है, इसलिए कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक. अच्छा साइम, नॉमिन अभी तक आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं इस इंटरव्यू को थोड़ा सा एक्सक्लूसिव करें, आपके ऊपर फोकस करें बजाय हम जॉयलैंड पे फोकस करें. ठीक है? जॉयलैंड इज अ पार्ट ऑफ यू. ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और खुशी की बात यह है कि मेरा जो दुनिया में जो सबसे फेवरेट शहर है ना, लाहौर, और जिसमें इतने अच्छे खूबसूरत तरीन मेरी जिंदगी के साल गुजरे, तो आप वहां से बिलोंग करते हैं, तो मैं ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड अबाउट नोइंग योर जर्नी. सो ये बताइएगा, एज अ डायरेक्टर वी हैव दिस इंटरव्यू में एक सेगमेंट नाम हमने रखा हुआ है. व्हेन आई वाज इन एक्टिंग ट्रेनिंग, उस वक्त हम किया करते थे लाइफ इन 5. तो 5 मिनट में एक डायरेक्टर हु कैन पेंट अ पिक्चर, उसके जरिए इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द जर्नी of the storyteller Syme from where he thinks it started and culminated into the creation of Joyland. तो कैसे बताना चाहेंगे? सर मैं, जैसा आपने कहा, लाहौर से ताल्लुक है मेरा। बॉर्न टू वेरी रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली। वालिद साहब मेरे आर्मी में थे, अब अच्छा. रिटायर हो चुके हुए हैं। एक तो और एक और बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमारा और आपका, बताता हूँ आगे जाकर जी. अच्छा. तो और अम्मी मेरी हाउसवाइफ थी, एक मेरी बड़ी बहन थी। तो वी ग्रू अप ऑल अक्रॉस द, मतलब कि हम पैदाइश तो मेरी लाहौर में हुई थी, बट हम बहुत सारा टाइम हमने पाकिस्तान में इर्द गिर्द गुजारा है। मतलब नवाबशाह, स्कर्दू, एबटाबाद, कोयटा, मतलब कोई शहर नहीं छोड़ा बेसिकली, रावलपिंडी, हर जगह से होके आ गए। एक एक साल, दो दो साल स्कूल का। सो आई मीन इट वाज अ नाइस लाइफ, बट इट वाज द लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ वे, बिकॉज हम हर स्कूल में जाते थे, एक थोड़ा सेटल होते थे, दो तीन दोस्त बनते थे, और उसके बाद जैसे ही उनसे जरा थोड़ी आपकी एक्चुअल दोस्ती शुरू होती थी, तो चलता था सामान पैक करें और अब दोबारा कहीं और पोस्टिंग होगी, अब हम आगे जा रहे हैं। तो बिल्कुल. उस तरह से it was a lot of like that experience was not great perhaps as a child, but because you want to sort of settle in, and but I think growing up now retrospectively वो एक अच्छी experience थी, एक अच्छा learning experience था, to actually see Pakistan in all its shades and glory, and the different cultures and the different languages. मतलब सिंधी भी थोड़ी सी सीख ली थी जब हम नवाबशाह में रहते थे. Abbottabad again is so specific and beautiful, so it was quite interesting. I think it helps a lot now, having seen the country in its totality. And I was a good, like, I mean, good student, because I was told that I have to be a good student. So I was not a studious guy. मतलब मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था, लेकिन मैं हमेशा टॉप 3 में आ जाता था क्लास में अपनी, बिकॉज अम्मी का प्रेशर इतना होता था। तो आखिरी 5 दिन में पढ़ के मैं जो हूँ वो लगा लेता था, कुछ ना कुछ नंबर आ जाते थे मेरे फाइनली। मेरी बहन ऑन दी अदर हैंड वाज अ वेरी स्टूडियस गर्ल, तो वो सारा साल इतना पढ़ती थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। तो आई ऑलवेज वाज लाइक द सेकंड बेस्ट चाइल्ड एकेडमिकली in my family, but still good enough, I guess. और मुझे मूवीज देखने का ऑब्वियसली बचपन से बहुत शौक था। बचपन से, लाइक आई रिमेम्बर सिंस आई वाज 3 साल का था, तो हमारी पुप्पो के घर, हमारे घर तो VHS वाली वो होती भी नहीं थी, जो प्लेयर होता था। तो वो मेरी पुप्पो के घर होता था कैसेट प्लेयर, और वो पास ही रहती थी हमारे लाहौर में, जब हम लाहौर में रहते थे। तो उनके घर जाता था मैं रोज, और उनके पास 2 VHS कैसेट्स थी, और मैं वही 2 देखता था हमेशा जाके, लेकिन रोज जाके देखता था। और मैं बोर नहीं होता था, because that was like much more entertaining for me than to go out and play cricket like the other boys were playing, etc., or like be in sports, etc. वो मेरे इंटरेस्ट नहीं थे उसमें, उन चीजों में कभी हुए, डेवलप ही नहीं हुए। इवन दो मेरी फैमिली ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैमिली है, तो बड़ी क्रिकेट ऑब्सेस्ड फैमिली है वो, बट मैं वो अगेन वो गंदा अंडा हूँ जिसने नहीं वो सारे शौक अपनाए जो अपनाने चाहिए थे या जो एक्सपेक्टेड थे मेरे से। एंड देन इवेंचुअली आई थिंक मेरे पेरेंट्स को था कि तुम लम्स चले जाओ या किसी एक कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे, उसके बाद तुमने जो करना होगा तुम करना। तो आई गॉट इनटू लम्स. I did well in O levels and A levels, and then I was like, okay, now I will do actually what I want to do, and I didn't know what that was, because obviously जितना मुझे शौक था फिल्में देखने का और फिल्मों के बारे में सोचने का, और बट वो आप ऑब्वियसली उसको एज अ करियर आप यू डोंट ब्रिज दैट कि ये मेरा करियर भी हो सकता है, बिकॉज कोई करियर है ही नहीं फिल्म मेकिंग उस टाइम पे, एटलीस्ट अर्ली 2008, 9, 10 की बात कर रहा हूँ मैं।
तो वो कभी ख्याल ही नहीं आया कि अच्छा एक्चुअली हम फिल्में में भी काम कर सकते हैं या बना सकते हैं. That came much later, I think, in the middle of my undergraduate. I was doing anthropology as my major, हम्म, which was again very different. और वो मुझे इंटरेस्ट लगता था, इंटरेस्टिंग एक फील्ड थी वो, आई थिंक, just to learn about people and cultures and history in a certain way. But it wasn't something that I thought कि मेरा profession होगा ये कभी. uh, but I bought a camera at that time. वो एक DSLR उस टाइम पे आना शुरू हो गए थे, वो सब खरीद रहे थे उस जमाने में. तो हमने भी खरीद लिया एक. और फिर वो I just started taking pictures of people around me, my friends, and started making videos. वो स्टूडेंट क्लब्स होते हैं आपके, मॉडल UN क्लब्स या मीडिया आर्ट्स क्लब्स लम्स के, तो उनके साथ एफिलिएटेड माई सेल्फ. और मैं कोई भी वीडियो बनानी होती थी तो मैं अपना हाथ खड़ा कर देता था कि मैं आपकी क्लोजिंग सेरेमनी की वीडियो है तो मैं बना दूंगा एडिट करके, और इस तरह से. तो आई थिंक एक्चुअली दोज थिंग्स वो काइंड ऑफ गेव मी द कॉन्फिडेंस टू देन एक्चुअली रियलाइज कि अच्छा हाँ, मैं अगर जिंदगी में कुछ करना है जिसमें मैं कुछ एक्चुअली शायद थोड़ा अच्छा हूँ, तो वो यही एक फील्ड है. बिकॉज बाकी तो कोई और टैलेंट ऐसा नजर नहीं आ रहा जो मेरे अंदर हो, जहाँ मैं जाके कुछ अब अपना अपने आप को खुश भी रख सकूं और शायद एक करियर भी बना सकूं. आई थिंक for me it was more important to whatever career I pick, it had to be something that I don't get bored of, that it doesn't feel like going to work, हम्म, you know. तो फिर मैंने अपने अम्मी अबू पे थोड़ा बम फाड़ा लम्स के एंड पे कि मैं तो ये करना चाहता हूँ लाइफ में. which was surprisingly enough, I think they were very responsive and supportive. And I worked as an assistant director for Sarmat Khusat for 1 year, which I was very very lucky to do, because I think that was kind of पहला मेरा वो एजुकेशन, आई थिंक रियल लाइफ एजुकेशन मेरी 21 साल की उम्र में तब शुरू हुई थी, जब मैं एक्चुअली वो चीज सीख रहा था जो मुझे एक्चुअली लाइफ में करनी थी, बजाय के मैथ्स पढ़ रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ जो मुझे लाइफ में कहीं काम नहीं आनी. एंड सो आई वर्कड फॉर अ ईयर विद हिम, एंड देन मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया फॉर माय मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग. I came to New York. I spent 4 years in New York, and I learned a lot. I made a bunch of short films. वहाँ पे मैंने जॉयलैंड लिखना शुरू की स्कूल के अंदर ही, एक क्लास के अंदर. That was in 2016. और 2019 में मैं ग्रेजुएट किया, मैं लाहौर वापस आया और हमने तैयारी शुरू की थी जॉयलैंड के बनाने की, कास्टिंग, क्रू गेटिंग एंड लोकेशंस एटसेट्रा. एंड मतलब आई थिंक लकी थे हम कि वो एक्चुअली बन गई फिल्म. और उसका रिस्पांस भी अच्छा आया. एंड नाउ आई एम हियर सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू. Perfect. Nice of you, brother. Thank you very much. Just to make you feel comfortable कि जितनी आपने बात की है ना, वो सारी की सारी मुझे समझ भी आई है और जज्ब भी हो गई है, क्योंकि कॉमनैलिटीज आपकी और मेरी लाइफ भी इतनी ज्यादा है. मुझे बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप खुल के और मेरे साथ बात करें. ठीक है. मैं सबसे खुल के ही पहले बात करूंगा सबसे पहली सर. चीज आपने वो जो बताई जिसमें मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजरा आर्मी, फिर आपने कहा एबटाबाद जिसमें मैं रहा और मैं वहां का हूँ, फिर उसके बाद लाहौर जिसमें आप मेरी आधे से ज्यादा जिंदगी जो एडल्ट लाइफ है वो गुजरी. उसके बाद जो पहली फिल्म देखी तो जिंदगी बदल गई, वो बिल्कुल वैसा ही इंसिडेंट हुआ. फिर शुरू से समझ नहीं आता था कि मैं एक्चुअली किस काम के लिए पैदा हूँ, मैं करूंगा क्या. तो वो करने के बाद फिर मैं अमेरिका आया, फिर मैं एक्टिंग ट्रेनिंग में गया, फिर मैंने फिल्म बनाई, फिर मैं फिल्में बना रहा हूँ. तो ये सारी चीजें मिला के एग्जैक्टली मुझे तो लग रहा है मैं अपना ही इंटरव्यू कर रहा हूँ इस वक्त. शीशा देख रहे हैं हाँ, आप. बिल्कुल ऐसे. और इतना इतना अच्छा और बेटर लुकिंग मैं नहीं था जवानी में, तो इसलिए शीशा बड़ा अच्छा है. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताइए, पहली फ़िल्म जो अभी आपने बात की, पहली फ़िल्म, एक छोटे से गाँव से हूँ मैं, और मैंने जब पहली अपनी फ़िल्म देखी तो उससे पहले मुझे ये नहीं लगता था कि दुनिया में ना अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, और पॉसिबिलिटी अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जस्ट ओपन इन फ्रंट ऑफ मी व्हेन आई वॉच्ड अमिताभ बच्चन साहब इन द फ़िल्म नास्तिक. ठीक है, नॉन बिलीवर. उसके बाद मुझे लगा कि भाई 7 साल का था मैं, 8 साल का शायद. तो उसके बाद बस एक फ़ैसिनेशन थी मूवीज़ देखने की, और जितने परेशानियाँ, दुःख, जो बात समझ नहीं आती थी वो मूवी के अंदर से ही पोएटिक जस्टिस एंड वो सब एवरीथिंग स्टार्टेड टू मेक सेंस. तो आपने जो पहली फ़िल्म देखी वो क्या थी और उसमें क्या फ़ील किया? सर पहली फिल्म अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कौन सी थी, बट जो मुझे याद है कि जिसने इम्पैक्ट किया था वो, सर वही सबकी, मेरे जनरेशन की, दिलवाले दुनिया में रह जाएंगे, याद है मुझे. अच्छा, अच्छा. वो हम सारे कजन्स बैठ के, आई थिंक वो 50 दफा तो हम कजन्स ने मिलके इकट्ठे देखी हुई है. हुँ, वो इट वाज जस्ट दैट वन फिल्म के वो अम्मी अबू भी माइंड नहीं करते, उनको पता है साफ सुथरी फिल्म है, बच्चे देखने इकट्ठे बैठ के, कोई मसला नहीं है. तो आई रिमेम्बर दैट बीइंग अ वेरी सॉर्ट ऑफ कि अब वो मतलब वो फैमिली, वो सारे कैरेक्टर्स, वो दे वर लाइक आवर हुँ, फ्रेंड्स, हुँ, बिकॉज हम उनसे इस तरह से मिलते, मतलब वो एक पॉइंट पे आके तो इतनी दफा देख ली हुई थी फिल्म कि इट वाजंट लाइक कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं, ऐसा लगता था कि हम पुराने दोस्तों से हैंग आउट करने जा रहे हैं. हुँ, वो वही बातें करेंगे और हम वही बातें सुन लेंगे, लेकिन वही पुरानी स्टोरी है, लेकिन हम देखेंगे फिर से कि वही
एंड तक जाके, और एंड पे शायद विल होपफुली वी मूव्ड अगेन, वही जोक्स पे बार बार हंस रहे हैं. सो इट वाज अ बिग sort of part of our childhood. And I remember going to the theater once, वो जुरासिक पार्क देखने के लिए, हम्म. which is very different from उस तरह की कोई फिल्म मैं शायद बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखता, बट फिर भी एक दफा, पहली दफा एक बड़े पर्दे पे एक अंधेरे कमरे में 200-300 लोगों के साथ बैठ के एक डायनासोर जिसके बारे में सुना है, कभी देखा नहीं है, लेकिन वो एक फिल्म है जिसने उसको जिंदा कर दिया है, और वो आप देख रहे हैं और आप उसे डर भी रहे हैं और आप एक्साइट भी हो रहे हैं. सो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस ऑफ sitting in a theater was the first time was Jurassic Park, and I remember it just being a very like मैं भूल नहीं सकता कभी. और मैं उस वक्त आई थिंक 4 साल का था या 5 साल का था, तो वो पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी थिएटर के अंदर. एक और चीज, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं, जो भी आप जिंदगी में अचीव करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको बहुत बाद में आपको समझ आता है कि एक रीजन है. सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द आर्मी फैमिली, एक अनऑब्जर्व्ड सा एक बिहेवियर, एक डिसिप्लिन सा होता है. वो कहते हैं ना, वंस अ मस्केटियर ऑलवेज अ मस्केटियर. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद फौज में या आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स स्पेशली फादर मेक श्योर कि आप भी फौज में, ही जस्ट थिंक्स दैट यू बिल्कुल. आर्मी टू. ठीक है. सो इनिशियली वो सारा सिस्टम, वो सारी चीजें अगर आप उसको वैसे नहीं लेते तो बड़ा मुश्किल होता है 2-3 साल के बाद, जैसे आपने कहा, उसका पर्सनैलिटी पे बड़ा असर होता है. जब दोस्ती होने लगती है, प्यार मोहब्बत शुरू होते हैं, तो अगला जगह पे आप चले जाते हैं, वहां बनाते हैं, फिर अगली दफा आप सामान उठा के चल पड़ते हैं. सो इसके बीच में जहां आप बहुत कुछ लूज कर रहे होते हैं, वहां कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ चीजें गेन भी कर रहे होते हैं, आप में स्ट्रेंथ भी आ रही होती है. सो आपको लगता है कि वो और फिल्म शुरू करना और उसको कंप्लीट करना, इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, तो आप, और या फिर इसका एक सर्टेन सेट ऑफ काइंड ऑफ माइंड सेट है स्किल्स का, तो आपको लगता है ये उससे कुछ बैकग्राउंड से भी आया है? सर 100% आया होगा, कॉन्शियसली कुछ और कुछ सबकॉन्शियसली, बिकॉज मैं मतलब शक्ल सूरत मेरी अपनी अम्मी की तरह की है, लेकिन मेरे जो कुछ बिहेवियर्स हैं वो बिल्कुल अपने अब्बू के जैसे हैं. हालांकि मेरे और मेरे अब्बू की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं और हमारी बड़ी डिस्कशंस होती हैं पॉलिटिकल और इस तरह की, उससे हम बहुत मतलब लगती वक्ती हमारी इन अ फन वे. बट वो एक आई थिंक ही इज आल्सो वेरी एम्बिशियस मैन, ही इज आल्सो वेरी तो ऑब्सेसिव से हैं वो थोड़े ना, कि वो और टिक के बैठ नहीं सकते वो, या. और हर वक्त कुछ ना कुछ करना है उनको. तो वो आई थिंक इन जनरली जेनेटिकली मुझे उनसे मिला है. और दूसरा आई थिंक मिलिट्री ट्रेनिंग वाइज, हाँ, कि मतलब एक ऑल्दो मैं काफी लेजी आदमी हूँ, तो वो डिस्पाइट दैट आई थिंक समहाउ आई मैनेज टू गेट स्टफ डन ऑन टाइम. एक डिसिप्लिन, एक थोड़ा सा एक काम पकड़ा है तो उसको खत्म करना है फिर. आई थिंक वो एक ईथॉस जो है वो इट्स वेरी मिलिट्री इन नेचर. और वो एक कमिटमेंट की है तो फिर आपने पहुंचना है, फिर आप उसके ऊपर से वापस नहीं आ सकते, बिकॉज आई थिंक दैट्स समथिंग दैट अगेन द मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन हैज as one of the good things, या. they सेंस ऑफ कमिटमेंट जो इनकलकेट commitment. करके Yeah, जाती है, वो तो कम yeah, से कम for अगर sure. आप लेजी हैं भी, तो वो ही आप कमिट करेंगे जो आप कर सकते हैं, एंड देन यू. मैं हाँ मना कर दूंगा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मैं करूंगा तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा, फिर ये आई विल नेवर बी अ नो शो. या ठीक है. एक और चीज अलोंग द वे व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, बिकॉज मैंने 2-3 प्रोफेशन भी रास्ते में देखे, और हर एक में मुझे लगता था कि मैं इसके लिए हूँ, लेकिन उसमें लर्निंग बहुत हो जाती है, बट अंदर से आवाज आती है कि दिस इज नॉट व्हाट यू सपोज टू डू, और आई एम नॉट. वो एक ग्राउंडेडनेस नहीं फील हो रही होती. ठीक है. और इर्द गिर्द कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तान में फिल्म मेकर होना ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे आप जा सकते हैं और ये चीजें हो जाएंगी. इट्स अ फार फेच्ड आइडिया. या उस इन्वायरमेंट में आप ना जाएं, या आप उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना हो किसी भी तरह से, या कोई बहुत आपने कोई ऐसा काम किया उसकी वजह से आप पिक्ड अप कर लिए गए हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपको चांस मिल जाता है. लेकिन एट द सेम टाइम जब आपने वो और बहुत सारे लोग जिनको भी ना, ज्यादातर जो डायरेक्टर है आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो असिस्टेंट डायरेक्टर ही बने, और उधर से उनके बाद उन्होंने फिल्म शुरू कर दी, डिड नॉट इवन बॉदर गोइंग टू स्कूल. ठीक है. सो उसके बाद जब आपने सहमत के साथ काम किया और फिर आपने कोलंबिया आए, जाहिर बात उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, और फिल्म मेकिंग का कोर्स करना, ये कोर्स करना और लर्निंग द क्राफ्ट वाली जो चीज है, ये कैसे जहन में सर दो चीजें थी. एक तो ये आई थिंक जब पहली दफा मैंने अपने अम्मी अब्बू को बताया कि मैंने फिल्म करनी है, तो मुझे पता था, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं उनको बताऊंगा तो किस तरह बताऊंगा. आया? ऑब्वियसली आई थिंक फिल्म मेकिंग का पाकिस्तानी फैमिली के अंदर, स्पेशली मेरे जैसी फैमिली के अंदर, यही है कि कोई है नहीं दूर दूर तक, तो उसको और उस प्रोफेशन को हमेशा, हालांकि सब देखते हैं फिल्में, लेकिन एज अडॉप्टिंग इट एज अ प्रोफेशन उसको थोड़ा रिस्पेक्टेबल नहीं समझा जाता. ऑफ कोर्स. तो अब मुझे था कि मैंने उनको अप्रोच करना है और मैंने उनको कहना है कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस के, और मैंने उसको रिस्पेक्टेबल भी साउंड कराना है. तो अगर मैं साथ में आईवी लीग का, आपको पता है हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर आईवी लीग के कॉलेज में आप चले जाएं तो वो सब सब आपके पाप धुल जाते हैं. तो वो तो मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड से ही है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम जो हो, मैं अब कोलंबिया के लिए अप्लाई कर रही हूँ ये पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, तो तुम क्यों नहीं करते अप्लाई फिल्म के लिए.
तो मैंने कहा हाँ, ये तरीका अच्छा है बोलने के लिए, तो एटलीस्ट बहुत अच्छा साउंड करेगा कि मैं ये कहूंगा कि मैंने फिल्म करनी है लेकिन मैंने कोलंबिया जाना है। तो कोलंबिया में अगर फिल्म प्रोग्राम है तो फिर फिल्म डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं हो सकती। तो बिल्कुल। वो सडनली देवर लाइक अच्छा बस ठीक है फिर, एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर शर्मीन अबैद चुनॉय ने तो 2 ऑस्कर जीत लिए हुए थे, या या 1 ऑस्कर तो जीत ही लिया हुआ था तब तक। तो इट वाज समहाउ वो रिस्पेक्टेबिलिटी थोड़ी सी उस प्रोफेशन के साथ एसोसिएट हो रही थी। कि वो, क्योंकि उससे पहले तो हम पंजाबी वो गंडासा फिल्में वही या चल रही थी, तो वो दैट आई थिंक इट हेल्प टू क्लैरिफाई इन माय पेरेंट्स हेड कि ओके। एंड देन फॉर मी आल्सो आई एक्चुअली वांटेड टू लर्न। मुझे शौक था बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई बहुत ज्यादा कमर्शियल उस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ जिस तरह की बन रही है या जिस तरह की बनती थी पहले पाकिस्तान के अंदर। मुझे जिस तरह की फिल्में देखने का उस वक्त तक इन माय अर्ली 20s शौक था, वो उनके लिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे वो एक्सपोजर पाकिस्तान में नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। ठीक है। ठीक है ना, और वो मुझे शायद बाहर जाके मिले। एंड मुझे जनरली ऑल्सो मुल्क से बाहर रहने का, बिकॉज मुझे बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से, मुझे रहना है पाकिस्तान में ही, लेकिन थोड़ा सा एक मुझे स्टिंट चाहिए था छोटा सा कि मुझे पाकिस्तान से निकल के ना थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान से बाहर रहना है, जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट। एंड आई रियली वांटेड टू गो टू न्यूयॉर्क। तो वो आई थिंक वो दैट आल्सो बिकेम अ रीजन। बट देन आई रिमेंबर जब मैं गया हूँ कोलंबिया के अंदर, विद इन द फर्स्ट वीक आई वाज वही कि सारी जिंदगी मेरे माँ बाप ने मुझे डंडे के थ्रू पढ़ाया था, लेकिन कोलंबिया में मेरे से ज्यादा मेहनती स्टूडेंट शायद ना हो मेरी क्लास में, बिकॉज और किसी डंडे के बगैर, बिकॉज मुझे शौक था इतना। आपका और वो इंटरेस्ट उस वक्त आपका जो पैशन था वो जस्ट आप वो साथ अलाइन हो गया, तो उसके बाद काम काम ही नहीं रहा ना। उससे पहले फटीग इसलिए हाँ, होता था कि दैट वाज नॉट व्हाट यू ट्राइंग टू डू। तो अब ये वो चीज है जो या दैट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर काम काम ही नहीं लगता। हाँ, तो 2 बजे तक आप लैब में बैठे हुए तो आप तंग नहीं हो रहे, आप खुशी से बैठे हुए अपनी, आपको क्या नहीं 5 बजे तक बैठो ना, सो क्या करना है। हम्म। तो सो दैट काइंड ऑफ रियली टोल्ड मी कि यार ये दिस इज व्हाट आई एम मेंट टू डू, बिकॉज ये काम है जो मैं किसी को कभी कहना नहीं पड़ेगा कि ये तुम करो, ये मैं अपने लिए खुद कर रहा हूँ। हम्म। और अल्लाह करे कि इसमें बरकत पड़े और इससे थोड़े से पैसे भी बन जाए और शायद थोड़ा करियर भी बन जाए, बट एज फार एज एफर्ट एंड टाइम गोज तो मुझे यहीं पे लगानी है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं साथ साथ आपको, क्योंकि मुझे आपसे ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन एस्पायरिंग डायरेक्टर्स, एक्टर्स, लोगों के लिए चाहिए, स्टोरी टेलर्स के लिए ऑल्सो, तो वो मैं साथ साथ आपको ना बीच में उस तरफ लेके जाता रहूंगा ताकि लोगों की बिल्कुल। तरफ जो मोटिवेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस शो का ये है कि आप लोगों का जो क्राफ्ट है उनकी बजाय इनके कि उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी वो चीज़ें जो मैटर ही नहीं करती, वो किसी चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं तो उस पे फोकस करें। और उससे अगर आप कोई चीज़ मैसेज टेक होम लेके जा सकते हैं और किसी और की ज़िंदगी आसान हो सकती है, तो वो बेसिक मकसद है शो का, ठीक है? सो ये जो राइटिंग वाला टैलेंट है आपका, ये नॉर्मली लोग तब लिखते हैं, शुरू में जब मैंने भी रेडियो के शोज़ वगैरह किए और फिर मैंने बाद में लिखना और पोएट्री और वो कहानी लिखना और स्क्रिप्ट राइटिंग और ये फ़िल्म राइटिंग शुरू की, तो मुझे लगता था कि जो मैं कहना चाहता हूँ, वो एक्चुअली अगर कोई नहीं कहेगा, तो मैं कब तक वेट करता रहूँगा, तो मैं लिखने की कोशिश करूँ। तो जिस आदमी ने 30 साल तक कुछ नहीं लिखा, वो लिखना शुरू हुआ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लिखना चाहते हैं, वो एक खाके से शुरू होती है। एक आइडिया, एक ब्रेन वेव होती है या एक फ्लीटिंग सा एक मोमेंट होता है जिसमें आप बैठ जाते हैं और आपको पता चलता है कि लिखा भी जा सकता है और उसकी तुक भी बनती है। ये कब हुआ या ऐसे ही हुआ था? तो मुझे मेरा स्कूल टाइम पे मुझे इंग्लिश की क्लास बहुत, उर्दू की क्लास भी, लेकिन इंग्लिश की क्लास, क्योंकि शायद थोड़ी सी हुँ, कॉलोनाइजेशन अभी भी हमारे दिमाग में या फंसी हुई है, तो अंग्रेजी ज्यादा फ्लुएंटली आ जाती फैसिन है, और स्कूल में भी फैसिनेशन है एंड इट गिव्स यू एन आइडिया कि मैं बड़ा लिटरेट हूँ और लेटर्ड हूँ। मैं बहुत लिटरेट हूँ। और क्योंकि अब बाकी सब्जेक्ट्स भी, मैं ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम स्कूल में था तो उर्दू उर्दू थी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे। ओके। तो वो ही आपकी एक इंग्लिश की तरफ ज्यादा एक ईज से आप बोल सकते हो। तो इंग्लिश के अंदर हमेशा मुझे याद है, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश के अंदर जो ऐसे राइटिंग या इस तरह की कोई चीजें होती थी, तो वो मुझे बहुत शौक होता था वो लिखने का, बिकॉज आई गेव मी लाइक एन आउटलेट कि मैं एक कहानी बना लूंगा उसकी, या अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी लिखना है तो वो इट समहाउ हेल्प्ड मी इन दैट कीपिंग दैट सॉर्ट ऑफ सीड ऑफ बीइंग अ राइटर अलाइव, श्योर। कि हाँ ये चीज है जो मुझे आती है या मुझे शौक है इस चीज का करने का, लेकिन आई नेवर रियली थॉट कि मैं राइटर हूँ। बट मुझे मजा आता था लिखने में हमेशा, इंग्लिश की क्लास में जो भी एसेस वगैरह होते थे, तो आई थिंक वहां से शुरू हुआ। और फिर मैंने अपनी आदत खुद से कल्टीवेट करना शुरू कर दी थी ये, कि मैं ये ऐसा नहीं होता था कि मैं बचपन में ही कुछ स्टोरियां स्टोरियां लिख रहा था, लेकिन मुझे याद है मैं जो भी फिल्म लिखता देखता था, मैं उसके बारे में जाके अपनी आइडियाज या अपनी क्रिटिक या अपना कोई एक रिव्यू, मेरे पास वो एक डायरीज होती थी बहुत सारी जो भरी हुई है, बहुत सारी को 10-15 डायरीज है, मैं जाके खुद 3-4 सफ़े अपने थॉट्स उस फिल्म के बारे में लिखता था कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा होता, ये थोड़ा ऐसा होता, जस्ट टू कीप engaging with any art form and putting it into writing.
तो आई थिंक वो चीज भी इवेंचुअली बहुत 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 हेल्प की। एंड जब से फोन आया हाथ में तब से फिर आई थिंक एक्चुअल राइटिंग राइटिंग शुरू हुई है। बिकॉज बहुत टाइम तक मुझे पता नहीं होता था मैं क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन कभी कभी तो कोई लड़ाई भी हो रही होती थी घर के अंदर, ये मेरी माँ और मेरी बहन आपस में कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो कोई हाँ। में से कोई फनी बात बोल देता था तो मैं कहता था यार अच्छा, मैं लड़ रहा हूँ उनके साथ बीच में मैं हम्म, भी, लेकिन कोई फनी बात बोली है तो मेरे माइंड में एकदम से स्टॉप, मैं रुका और मैंने कहा एक सेकंड रुके जरा, मैं फोन पे लाइन लिख लिया कि ये बड़ी फनी लाइन है, मैं हाँ, लिख लेता ऐसे हूँ, ऐसे भूल जाएगी मुझे ये। yeah. तो आई थिंक वो आप वो राइटिंग इज बेसिकली द लाइफ दैट यू आर लिविंग, जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो, और आपके इर्द गिर्द जो लोग जिंदगी जी रहे हैं, आपने उसी से चुरा चुरा के ही लिखना है ठीक कहीं है। और से, तो आप ये और मुझे उससे जब आपके माइंड में एक आइडियाज आते हैं। एज अ राइटर कभी कभी ना आपको मोस्ट absurd प्लेसेस पे आइडियाज, मतलब शावर में आप होते हैं, आपको आते हैं, तो मैंने कागज पेंसिल रखा हुआ बाहर निकल के वो सब गीला होता है, लेकिन बिल्कुल, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वो लगता है वो मोमेंट गया तो वापस नहीं आएगा। भूल जाएगा फिर के क्या आइडिया था। होता है इस तरह हाँ, के डिफरेंट मोमेंट्स में, गाड़ी चलाते हुए भी सही कर लिखने की कोशिश करो, या आप तो खैर साउंड आप रिकॉर्ड कर लेते हैं अगर आप फोन के ऊपर हैं, तो इस तरह की हर चीज़ वक्त। कि मिस हो जाएगी वरना। और कभी-कभी जो आपने लिखा होता है आपको, जब आप उसको पढ़ते हैं या कोई नज़्म है या कुछ, आप कहते हैं यार मैंने ये कब लिखा था? ऐसे होता है? बहुत या दफा, और कभी कभी आप पढ़ते हो आप कहते हो नहीं इस चीज की कोई सेंस नहीं, मैंने कभी कभी आप भूल जाते हो और आपको पुरानी अपनी वो पढ़ रहे हो नोट्स, फोन के नोट्स में या कोई किताब आपने जो अपनी डायरी में जो लिखा हुआ है, और आप कहते हो यार ये मुझे भूल गया था, ये मैंने 4 साल पहले लिखा था, बट दिस सच अ नाइस आइडिया। वो या कोई कोई लाइन हो सकती है, वो कोई सीन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, पूरी कहानी हो सकती है कोई एक एक ब्रॉड स्ट्रोक्स की अंदर, लेकिन वो आपको होता है कि यार अच्छा दिस एक्चुअली क्वाइट अ नाइस आइडिया, और मुझे कहाँ से आया ये आइडिया, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन शुक्र है मैंने लिख लिया था, बिकॉज इट्स वर्थ डिस्कसिंग एंड इट्स वर्थ थिंकिंग अबाउट। पहली वो चीज़ जो आपने, क्योंकि ऐसे राइटिंग और बाकी राइटिंग तो आप करते रहे क्योंकि आपके अंदर एक स्टोरी टेलर था, लेकिन पहली ऐसी चीज़ जो आपने लिखी वो जो पहली फ़िल्म थी जो मुझे, क्योंकि और ये हम अच्छे ज़माने में पैदा हुए और बड़े हो रहे हैं जिसमें आप शॉर्ट फ़िल्म बना सकते हैं, कम छोटे हम्म रिसोर्सेज़ के साथ लोगों को मिला के एक शॉर्ट फ़िल्म, वो आइडिया, क्योंकि जो फ़िल्म मैंने भी की थी हाला, एप्पल टीवी प्लस की, और वो हम्म। जेरा पिंकेट स्मिथ ने उनको प्रोड्यूस किया सारा कुछ, उसका भी एक पहले वो मिनहाल थी हमारी डायरेक्टर, उन्होंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी। तो वो जब अच्छी हो जाती है और उसके बाद उसको एक जगह मिल जाती है और फिर फाइनेंसिंग में आसानी हो जाती है, तो यू कैन मेक अ फीचर फिल्म ऑन इट आल्सो। सो या जब पहली फिल्म मेरे ख्याल है जो आपने लिखी बनाई, वो उसके बारे में कुछ बताइए ताकि मैं उससे रिलेटेड कोई चीज़ें पूछ सकूँ? सर जो पहली फिल्म थी वो उसको पता नहीं, अब वो फिल्म उसको कहते हुए शर्म आती है क्योंकि वो नई सी फिल्म सही थी, लेकिन वो लम्स के अंदर मैंने एक दिन एक रात में बैठ के मैंने कोई आई थिंक वो 30-35 पेजेस की एक फिल्म लिखी थी, विच जो 4 कैरेक्टर्स के ऊपर थी। बिकॉज मैं पता नहीं कहाँ से वो भी आइडिया आया था, आई थिंक आई सॉ एक वो स्पेनिश मैक्सिकन फिल्म है अमोरस पेरोस, हुँ, तो हुँ। मुझे उससे एक आइडिया है कि ओ दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि अच्छा 4 कैरेक्टर्स हैं जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, बट वो लाहौर के शहर में अगर हो तो कैसा हो, और कहानी बिल्कुल उससे फर्क थी, बट मैंने वो एक टेम्पलेट उससे मुझे इंस्पायर किया, तो मैंने भी अपनी लिखने की कोशिश की। एंड मैंने 2-3 एक्टर्स ढूंढे और उनके साथ बनाने की कोशिश की, वो कभी फिनिश नहीं हो सकी वो फिल्म हुँ, अनफॉर्चुनेटली, बट वो उस टाइम पे जब मैं लिख रहा था तो वो मैंने लिटरली एक रात में लिख ली थी। हुँ, हुँ। और जो भी थी वो फिल्म जैसी भी थी, बट वो इट वाज नॉट अ बैड स्क्रिप्ट, मतलब कि उससे एक एक कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था कि यार मैं लिटरली इतना क्विकली 4 कैरेक्टर्स की कहानी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका ड्रामा, वो आपस में कैसे लिंक करेंगे, कब नहीं करेंगे, क्या सरप्राइज होगा, क्या नहीं होगा, एंडिंग क्या है, बिगिनिंग क्या है, मिडिल क्या है, ये सब मैंने फिगर आउट कर लिया विद इन। बिकॉज वही है कि आप एज अ राइटर आप मतलब 2 महीने स्ट्रगल करते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, कुछ आपको लगता है आप बिल्कुल टैलेंट नहीं है आपके अंदर, फिर एक दिन आता है जिसमें आपको कोई आमद होती है और आप कहते हो अल्लाह का शुक्र है, और आप कहते हो झट झट चलो लिख लो इसको अभी, तो वो एक जब वो आया तो मुझे उससे एक रियलाइजेशन हुई कि यार अच्छा हाँ, दिमाग मेरा उस तरफ इंक्लाइंड है, हुँ, और हुँ। जिस टाइम पे आपको आमद हो उस टाइम पे आपको लिखना है फिर। ठीक है। उसको आपने पुट ऑफ नहीं करना टाइम पे, कहते हाँ ये आइडिया मैं बाद में सोच लूंगा इस बारे में, अगर अभी आ रही है सोच तो फिर दोस्तों के साथ है जहां भी है किसी कोने में चले जाएं, उस थॉट को आने दें आपको, बिकॉज वो बार बार नहीं आती। ठीक है, उसके बाद अगली अगली जो चीज़ लिखी या बनाने की कोशिश की वो डार्लिंग थी? नहीं, वो फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा अगेन आई थिंक 2-3 दिन के अंदर, बिकॉज मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना था। हुँ, हुँ। तो मुझे मुझे पता था कि मेरे पास पैसे बहुत थोड़े से थे, कोई 20-30 हज़ार रुपए थे मेरे पास जो मैंने सेव किए हुए थे, और मेरे पास 2 एक्टर्स मैंने ढूंढे जो जिनको मैं जानता था, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप दो आओगे, इट्स अ कॉन्वर्सेशनल फिल्म, एक रेस्टोरेंट में बैठ के एक लड़का और लड़की बात करें, दैट्स ऑल द फिल्म इज। तो वो मैंने इस सोच के साथ लिखी कि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, मैं किसी से मांग भी नहीं सकता, मैं इन एक्टर्स को पैसे भी नहीं दे सकता, तो मुझे ऐसा कुछ लिखना है जो मैं उनसे कहूँ कि आप प्लीज एक दिन मुझे अपना दे दो और उसमें मैं बना लूंगा। तो वो आई रोट इट ऑलमोस्ट बैकवर्ड विद नोइंग कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, तो मैं फिर ऐसी चीज लिखता हूँ जो मैं बना भी सकूँ। हुँ, हुँ।
तो वो फिर मैंने लिखी थी, which was just about a girl and a guy talking, and it was like a conversational, almost like a before sunrise type की Okay. movie थी एक वो. और It फिर was a उसके short बाद film. आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यू गॉट इन एंड देन Yes. उसके बाद जो उसके बाद का थोड़ा अब बताइए कि जब आप वहां चले गए एक एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया जिसमें क्रिएटिव लोग होते हैं, वो एक दुनिया ही और होती है। आप अपनी तरफ से आपको बहुत कुछ लगता है कि मुझे पता है, लेकिन आप जाते हैं तो पहले 10 दिन में आपको पता चलता था जो मुझे पता था वो तो खत्म हो गया यहीं पे। सो अब इट्स अ टोटली डिफरेंट एनिमल, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, चाहे कुछ बाकी चीजें हो। तो फिर लाइक माइंडेड लोगों के अंदर जो क्रिएटिव एनवायरनमेंट, वो जो स्पेस बनती है, उसमें फिर क्या आपको जैसे अपूर्वा मिली या आपने जो डार्लिंग लिखी, या वो थोड़ा-सा प्रोसेस ज़रा बता दें अगर? फिर मैंने डार्लिंग तो मेरी थीसिस फिल्म थी, तो वो तो एक्चुअली मैंने 3 साल कोलंबिया के बाद फिर वो लिखी और फिर वो की, और वो भी इसलिए की थी बिकॉज मैं उससे पहले ही जॉयलैंड लिख रहा था, हुँ, हुँ। और जॉयलैंड में लिख चुका था, उसके 2-3 ड्राफ्ट्स में लिख चुका हुआ था, और मुझे था कि अच्छा मुझे एक्चुअली ये फिल्म बनानी है, लेकिन ऑब्वियसली ये फीचर फिल्म है, तो मैं कहाँ से रिसोर्सेज लेकर आऊंगा इसको, कैसे लोगों को कन्विंस करूंगा कि मुझे ये आप 120 सफ़े का स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ के मुझे बनाने दें। तो उसके लिए मुझे एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप की एक शॉर्ट फिल्म बनानी, एज माय थीसिस, तो मुझे शॉर्ट फिल्म बनानी थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसका थोड़ा सा एक लिंक बना लूं जॉयलैंड के साथ, कि ये भी वो पंजाबी थिएटर के अंदर सेट है, तो मेरे लिए आसानी होगी कि एक मेरे पास विजुअल प्रूफ भी होगा टू शो. हुँ, हुँ। But I think overall Colombia as an experience was it was so life changing for me, because not just because of the teachers तो बहुत अच्छे थे हमारे, बहुत कुछ सीखा हमने जो पता ही नहीं था कि ये होता है, ये लिखने के ये आदाब भी होते हैं, ये रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सब कुछ सीखा। उन रूल्स को कब फॉलो करना है, कब तोड़ना है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं आप। पहले आप रूल्स को ऐसे फॉलो करते हैं, फिर आपको पता चलता है नहीं यार, ये दिस हुँ, इज हुँ। नॉट मैथमेटिक्स, ये रूल्स बने इसलिए ताकि आप बीच बीच में तोड़ें भी इनको। ठीक है। तो वो सीख भी आई थिंक विद इन द 4 years, बट ऑल्सो जस्ट द फैक्ट कि हमारे प्रोग्राम में मतलब ब्राजील से भी लोग हैं, यप। कोलंबिया से भी लोग हैं, नाइजीरिया से भी लोग हैं, यूके से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी हैं। तो वो एक ओवरऑल सेंस के वो स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट करती है, और दुनिया में हर जगह अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ एग्जिस्ट करती है, और आप उस 4 सालों में एब्जॉर्ब कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू। तो मुझे याद है हमें हर हफ्ते कोई ना कोई एक्सरसाइजेस करनी होती थी। अभी किसी एक की शूट कर रहा है, कोई और शूट कर रहा है, फिर मेरी शूट पे 2-3 लोग हेल्प कराएंगे। तो मुझे याद है कि पहले 2 साल तो मैं हर किसी की एक्सरसाइज पे वॉलंटियर करता था कि यार मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ। मैं कभी सिनेमेटोग्राफर बन गया हूँ, कभी मैं एडिटर उनका बन गया हूँ, कभी मैं एडी बन गया हूँ, कभी मैं खाली क्लैप कराने के लिए चला गया हूँ, कभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन वो एक्सपीरियंस ऑफ के कॉन्स्टेंटली मेकिंग वन सीन आफ्टर द अदर, कभी हम कोई एक्शन फिल्म शूट करें, कभी हम कोई ड्रामा शूट करें, इट वाज जस्ट सो इंटरेस्टिंग टू सी अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, हुँ, हुँ। एंड टू बी के अच्छा हाँ मुझे चुप करना है, मुझे खाली ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, और मुझे इनकी हेल्प करनी है। और आप थोड़ा थोड़ा सा एक एक छोटा छोटा लेसन हर हर क्रिएटिव आदमी से सीख सकते हो। वो आपसे बहुत मुख्तलिफ हो या आपसे बेहतर हो या आपसे कमतर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो एक क्रिएटिव ब्रेन है, हुँ, हुँ। आप उनसे सीख सकते हो कुछ ना कुछ। ये जो सीखना और एब्ज़ॉर्ब करना है, हर बंदा ऑब्ज़र्वेशन नहीं कर सकता। हमारी बड़ी लिमिटेड किस्म के लोगों की ऑब्ज़र्वेशन होती है। तो इसीलिए मैं जब भी वो कहीं जगह पे जाता हूँ या इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ भी लेता है, या मेरा भी कार्य हो, तो मैं कहता हूँ आई एम एन अ स्टूडेंट ऑफ ऑब्ज़र्वेशन, इमेजिनेशन एंड आर्ट। ये जब तक इस तरह की चीजें, आर्ट बहुत बाद में आता है, पहले जस्ट ऑब्जर्वेशन। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप क्या चीजें परसीव कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, किन चीजों को पकड़ते हैं, किन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर जितनी आपकी इमेजिनेशन है, जितनी आपकी नोइंग बढ़ती है, उतनी इमेजिनेशन बढ़ती जाती है। तो जब आप ये जो एब्जॉर्ब करने का जो है, आपको लगता है कि ओवरऑल किसी भी क्रिएटिव आदमी में ये एबिलिटीज, अब जब आप लोगों को देखते हैं कि जब वो एब्जॉर्ब करना बंद करते हैं या सीखना बंद करते हैं, तो वो उनका आउटलेट खुला रह जाता है और इनलेट बंद हो जाता है। सो ये आप महसूस करते हैं इस पूरे प्रोसेस में? सर बिल्कुल, लेकिन वही मुझे लगता है कि आई थिंक एब्जॉर्ब करने के लिए ना एक पॉइंट पे आके ऑब्वियसली बीच में कुछ ऐसे फेजेस भी आए थे जब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर रहा एब्जॉर्ब उस तरह से चीजें, और वो पॉइंट है जब मुझे लग रहा था कि मैं को बहुत बड़ी चीज हूँ, हुँ, हुँ। या मैं को बहुत तुरम खा हूँ, या मुझे बड़ा कुछ आता है, या समहाउ आप एज ए क्रिएटिव पर्सन, या तो ये है या फिर ये कि आप इतना ऑब्सेसिवली अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं हुँ, हर हुँ। वक्त, कि आपको हर किसी को है कि मैं स्मार्ट हूँ और मैं बड़ा अच्छा हूँ, मुझे बड़ा कुछ आता है, मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ। हुँ, बट वही कि अगर आप उस प्रेशर से अपने आप को फ्री कर लें थोड़ी देर के लिए, और आपको ये रियलाइज कर लें कि एज ए क्रिएटिव पर्सन एंड एज एन आर्टिस्ट द ओनली ट्रूथ इज के आई डोंट नो, हुँ। एंड दैट्स द नाइसेस्ट थिंग, दैट्स नाइसेस्ट प्लेस टू बी इन, कि आप कहें यार मुझे नहीं पता, अच्छा, बिकॉज मुझे देन आपको जिस तरह बहुत आपकी से लोगों की पर्सनैलिटी है ओपिनियन। ना, जो अभी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो आपने देखा है, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली मैं जितना आपको बात से आपको रीड कर सकता हूँ, वो समझता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप ही मुझे बताएँगे।
ये जो फीलिंग है क्रिएटिव आदमी की, क्योंकि मुझे आज तक इस तरह की इतने सालों से, अब मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई तो मुझे सब पता है या मुझे ये पता है या मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ। ये फीलिंग कभी-कभी आपको या तो ना ये पर्सनैलिटी का हिस्सा या आती है या नहीं आती, या कभी-कभी आती है। तो आपकी क्या अपने बारे में क्या ऑब्ज़र्व किया आपने? सर जब मैं आई थिंक शुरू-शुरू में शायद जब कोलंबिया के शुरू में मुझे था कि यार मुझे पता है हुँ, थोड़ा-सा आई थिंक, बट वो बहुत ही शुक्र है अल्लाह का कि वो थोड़ी देर के लिए ही वो रहा फेज़। हुँ, हुँ। और मैंने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज़ अंदर से आई थिंक जो लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बहुत कुछ पता है, उनको अंदर से एक इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि अंदर से उनको भी पता होता है कि हमें नहीं पता। तो इसीलिए उसको इसलिए वो ओवरकम प्रूव करते कर रहे होते हैं कि हाँ, बार-बार शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें बड़ा कुछ पता है। तो वो हुँ, आई थिंक इवेंचुअली आप जब कहो कि यार हाँ, मेरी है इनसिक्योरिटी, और हुँ, हर किसी की होती है। या तो वो इतनी फिर ईज़ी स्पेस होती है, क्योंकि आप फिर यू आर सो विलिंग टू टेल पीपल व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। ठीक है। And it suddenly collaborations become very easy with your actors, with your writers, if you're writing with somebody, with all the people who you're working with on set. जी। तो I'm glad कि जब तक जॉयलैंड हमने बनाई थी, जॉयलैंड के ऊपर तो I found it very easy to say I don't know. हुँ, हुँ। You know कि अगर मुझे कोई चीज नहीं पता होती तो मैं कहता मुझे नहीं पता, 2 मिनट दो, मैं सोच के फिर बताता हूँ। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.